हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो जैसा कि आपको पता है, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस करवा रही थी। तो ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसको हम कंप्लीट करना चाहेंगे। देखते हैं कहाँ तक होता है। तो चलिए न्यूज़ आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं। तो ये है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में। तो भारत ने पाकिस्तान के साथ एक विवाद में अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया है। अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय, जो कि किशन गंगा और रतलय जल विद्युत परियोजना के मामले में भारत की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि पीसीए को इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार है। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना यह एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना के तहत किशन गंगा नदी के जल के प्रवाह को झेलम नदी के बेसिन में एक विद्युत संयंत्र की ओर मोड़ दिया जाएगा। रतलय जल विद्युत परियोजना, यह जो कि चिनाब नदी पर है, यह भारत द्वारा निर्माणाधीन 850 मेगावाट की क्षमता वाला एक जल विद्युत संयंत्र है। भारत ने उपर्युक्त विवाद में पीसीए के हस्तक्षेप का विरोध किया है। भारत ने कहा है कि मामले में हम पीसीए का हस्तक्षेप सिंधु जल संधि के प्रावधानों का उल्लंघन है। तो देश के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। और स्थलीय सीमा क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर है। यह सीमा भारत के 4 क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात के साथ लगती है। इसमें पाक अधिकृत कश्मीर के साथ लगता है सीमा भी इसकी शामिल नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान बारे में तो सभी जानते होंगे। और अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 1899 में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा किया गया था। भूमिका एक अंतर सरकारी संगठन है। यह देशों को विविध प्रकार के विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करता है। यह विवाद के पक्षकार विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता का विकल्प चुनते हैं तथा मध्यस्थता अधिकरण का निर्णय कर उन पर बाध्यकारी होता है। और भारत इसका मेंबर है। और सिंधु जल संधि के बारे में जाने तो भारत और पाकिस्तान ने 1960 में सिंधु जल संधि के पे हस्ताक्षर किया था। विश्व बैंक इसकी मध्यस्थता किया था। तो ये सिंधु जल संधि के बारे में जाने तो इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये तहत भारत को सिंधु नदी प्रणाली की 3 पूर्व नदियां रवि, ब्यास, सतलज, रबस, याद कर लीजिए, रबस के जल के उपयोग पर नियंत्रण प्रदान किया गया। वहीं पाकिस्तान को 3 प्रमुख नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पर जल के उपयोग का अधिकार दिया गया। तो भविष्य में विवाद की स्थिति में आईडब्ल्यूटी के तहत 3 चरणीय विवाद समाधान तंत्र की व्यवस्था बताई गई। पहला चरण है कि स्थायी सिंधु आयोग का गठन। विवाद समाधान के लिए इनकी प्रतिवर्ष कम से कम एक बैठक अनिवार्य। और दूसरा है विशेषज्ञ की नियुक्ति। इनकी नियुक्ति जल बंटवारे पर अनसुलझे मतभेद के निपटान के लिए की जा सकती है। तीसरा है मध्यस्थता अदालत। इस निपटान के लिए गठित 7 सदस्यीय मध्यस्थता अधिकरण है। भारत पाकिस्तान संबंध के बारे में जान लेते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा 1947 में विभाजन के परिणाम स्वरूप रेडक्लिफ आयोग के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार में अधिशेष की स्थिति में है। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा के आर पार यात्रा की शुरुआत 2005 में हुई थी। जम्मू कश्मीर से व्यापार की शुरुआत 2009 में। करतारपुर कॉरिडोर भारतीय श्रद्धालुओं के साथ साथ भारत की विदेशी नागरिकों, कार्ड धारकों को भी गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। भारत पाकिस्तान सार्क, G33 विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य हैं। और संबंधित घटनाक्रम के बारे में जानेंगे तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत पाइपलाइन, जिसे तापी नाम दिया गया है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना पर काम तेजी से लाने के लिए एक संयुक्त कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर किया है। तापी परियोजना का उद्देश्य तुर्कमेनिस्तान के गलकीनीज गैस क्षेत्र से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत फाजिल्का तक पाइपलाइन के माध्यम से वार्षिक रूप से प्राकृतिक गैस का निर्यात करना है। इस परियोजना का वित्त पोषण एशियाई बैंक मतलब एडीबी कर रहा है। तो तापी परियोजना यहाँ से देखते हैं तुर्कमेनिस्तान से लेके इंडिया तक है। ठीक है। बाकी इंडिया नेपाल रिलेशन अब देखेंगे। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए। इस दौरान भारत और नेपाल के कई पहलों पर समझौता और अनावरण हुआ। प्रमुख पहले समझौते एक नजर में देखेंगे। दोनों देशों के महत्वपूर्ण भावना के तहत जटिल सीमा विवाद, काला पानी लिपुलेखा के मामले को सुलझाने का संकल्प लिया गया। और भारत ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की है। और जल विद्युत
सहयोग, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, महाकाली नदी पर पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना आदि की बात भी की गई। भारत और नेपाल संबंध प्रमुख तथ्य क्या है? राजनयिक संबंध है 1950 से भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि की है। यह संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष संबंधों का आधार है। व्यापार की बात करें तो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और नेपाल के साथ व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। यह नेपाल के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी है। भारतीय स्थल सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाली सैनिक को भर्ती किया जाता है और संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे सूर्य किरण और आपदा सहायता आयोजित किए जाते हैं। ऊर्जा में भारत और नेपाल के बीच 1971 विद्युत विनिमय समझौता हुआ था और दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन 2019 में किया गया था। पाइपलाइन भारत के मोतिहारी को नेपाल के अमलेखगंज से जोड़ती है। जल विद्युत सहयोग की बात करें तो भारत और नेपाल पश्चिम सेती एवं सेती नदी परियोजना जो कि 1200 मेगावाट की विकसित करने के लिए एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। साथ ही कोसी नदी सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने की सहमति व्यक्त की गई। संस्कृति की बात करें तो काठमांडू में स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई थी और बहुपक्षीय सहयोग में जैसे BBIN जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल बिमस्टेक में भी ये है आर्थिक तकनीकी आर्थिक सहायता के लिए और गुटनिरपेक्ष आंदोलन सार्क आदि में भी इसका मेंबर है। साथ में नेपाल ने भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। स्थलीय सीमाएं भारत और चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के बीच स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। नेपाल भारत के 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ 1800 किलोमीटर से अधिक लंबी व खुली सीमा साझा करता है और इस देश के 75% भूभाग पर पर्वत मौजूद हैं और एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पर स्थित है। हाल ही में नेपाल समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से पंजीकृत करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। तो ये देख सकते हैं नेपाल ग्रेट हिमालयन रीजन में है। और है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। हाल ही में भारत और बांग्लादेश की 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता ढाका में आयोजित किया गया था। अन्य हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी ले तो चट्टग्राम और मोगला बंदरगाहों के उपयोग पर किए गए समझौते को लागू किया जाएगा। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा ऊर्जा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन भारत के सिलीगुड़ी को बांग्लादेश के पार्वतीपुर से जोड़ती है। हालांकि यह दक्षिण एशिया की दूसरी पाइपलाइन है। अगला है भारत बांग्लादेश के संबंध। तो व्यापारिक संबंध दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है और बांग्लादेश और दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में द्विपक्षीय व्यापार होता है। इसमें व्यापार हैसियत भारत के पक्ष में है। जल बंटवारा की दोनों देशों के बीच सीमा पारी नदियों तक पर तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान के लिए समझौते पर किए गए हैं। 6 नदी हैं मनु, माहुरी, खोवाई, गोमती, धुरला और दूध कुमार। ये जल के बंटवारे पर एक अंतरिम समझौते की रूपरेखा तय की गई है। ऊर्जा की बात करें तो झारखंड गोड्डा में निर्मित भारत के पहले ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट से बांग्लादेश विद्युत ग्रिड को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। रक्षा की बात करें तो बांग्लादेश भारत के विशेष वाहन हल्के लड़ाकू विमान तेजस अन्य रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बना रहा है। और बहुपक्षीय सहयोग की बात करें तो दोनों देश सार्क, बिमस्टेक, BBIN और अन्य मंचों पर आपस में सहयोग करते हैं। संबंधित सुर्खियों में हिंद महासागर सम्मेलन है जिसे इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इंडियन फाउंडेशन और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 6ठे IOC आयोजन किया है। 2030 में सम्मेलन का थीम था पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर। IOC एक ऐसा मंच है जहां हिंद महासागर क्षेत्र के देश यहाँ विचार विमर्श करते हैं कैसे आपसी सहयोग और शांति बनाए रखें और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन किया जाए। IOC प्रथम सम्मेलन का आयोजन 2016 में सिंगापुर में किया गया था। IOC क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा, विकास, बहुक्षेत्रीय सहयोग संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। सागर पहल को 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और शांति एवं स्थिरता का माहौल बनाना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। असली सीमाएं बांग्लादेश, भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और असम है और लंबी सीमा म्यांमार के साथ सीमा साझा करती जलीय सीमा बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी है और बांग्लादेश में सुंदरवन मैंग्रोव वन स्थित ये दुनिया की सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। अगला है भारत श्रीलंका रिलेशन।
तो पड़ोसी देशों के बारे में कर रहे हैं हम, तो भारत और श्रीलंका 2023 में अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। इसके अलावा दोनों देशों के मध्य ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान सेवा की शुरुआत करना है और त्रिकोमाली में नवीकरणीय ऊर्जा एवं आर्थिक विकास परियोजना हेतु आर्थिक रुपये को व्यापार के लिए मुद्रा के रूप में नामित करना है। दोनों देशों ने नागपट्टिनम और कांकेसंतुरय के बीच यात्री नौका शुरू किए हैं। भारत श्रीलंका संबंधों के बारे में जाने तो भारत श्रीलंका मुख्य व्यापार समझौते 1998 में हस्ताक्षर किए गए। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। भारत का श्रीलंका के साथ व्यापार अधिशेष है। एफडीआई भारत श्रीलंका के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले सबसे बड़े योगदान कर्ताओं में से एक है। कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ओपन स्काई एयर बबल व्यवस्था जैसे समझौते किए गए हैं। राजनीतिक मामले गृह युद्ध को समाप्त करने के क्रम में 1987 में भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन इसी समझौते का परिणाम है। संशोधन के तहत प्रांतीय परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया था तथा स्थानीय स्वशासन के साथ सत्ता की साझेदारी का आश्वासन दिया गया था। और बहुपक्षीय सहयोग दोनों देश जो है बीमस्टेक और नाम एडीबी यूएन जैसे मंचों पर सहयोग करते हैं। श्रीलंका जिसकी राजधानी जयवर्धनपुरम कोटे तथा कार्यकारी न्यायिक राजधानी कोलंबो है, जलीय सीमा हिंद महासागर में से द्विपक्षीय देश है तथा पाक जलसंधि से प्रायद्वीप भारत से अलग करती है। अशोक ने श्रीलंका के राजा देवनामपियतिस के अनुरोध पर अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। दुनिया की 2/3 तेल और विश्व का लगभग आधा कंटेनर परिवहन श्रीलंका के दक्षिण से होकर गुजरता है। इंडिया मालदीव के बारे में जानेंगे तो मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने भारत से अपील की है कि वह द्विपक्षीय देशों में मौजूद भारतीय सैनिकों को हटा ले। यह अपील उनके चुनाव पूर्व आयोजित इंडिया आउट कैंपेन के लिए वादे के अनुसार है। इंडिया आउट कैंपेन के बारे में जाने तो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेतृत्व में चलाए गए इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था। इस कैंपेन के तहत मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति का कड़ा विरोध किया गया था। इसका कारण यह है कि पीपीएम के नेताओं का मानना है कि मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति उनकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत मालदीव संबंध के तथ्य देखेंगे तो भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश भी है। मालदीव के साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। सुरक्षा और रक्षा भारत और मालदीव के लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। भारत उथुरु थिपाफल्लो प्रवाण में एक नया तटरक्षक बेस बना रहा है और मालदीव की राजधानी माले के निकट स्थित है। संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन के बारे में जाने तो भारत ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के तटरक्षक बल के लिए एकता हार्बर की आधारशिला रखी। संकट के समय सबसे पहले सहायता करने वाला भारत मालदीव पर आए कई संकटों के दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला देश रहा है। 1988 में तख्तापलट को रोकने के लिए सैन्य हस्तक्षेप जैसे ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया था। 2014 में जल संकट के दौरान सहायता जिसे ऑपरेशन नीर नाम दिया गया था। विकासात्मक संबंध भारत ने मालदीव में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना की है। भारत उच्च प्रभावी सवाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए मालदीव को अनुदान प्रदान करता है। मालदीव भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग तथा EITEC प्रोग्राम का भागीदार है। भारत के अंतरिम बजट में पड़ोसी देशों के आवंटन मालदीव के लिए बजट आवंटन सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और संरचना संबंधी परियोजना जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना का निर्माण किया गया है। 2003 में मालदीव के पर्यटन बाजार में भारत सबसे बड़ा योगदान करता है। दोनों देशों के बीच ओपन स्काई समझौता हो चुका है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच वीजा व्यवस्था की सुविधा पर द्विपक्षीय समझौता हो चुके हैं। ये समझौता पर्यटन, चिकित्सा, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करता है। बहुपक्षीय सहयोग में सार्क है, सैसेक है, औरा है, हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी UN, WTO, ILO और G77 सहित विभिन्न मंचों पर भारत के साथ सहयोग करता है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है और जलीय सीमा हिंद महासागर है। मालदीव समुद्र समूह एक जलमग्न प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला से निर्मित प्रवाल की एक श्रृंखला है। इसे सभी द्वीपों पर समुद्र जल स्तर से ऊंचाई बहुत कम है और कोई भी समुद्र जल स्तर 6 फीट से अधिक ऊंचा नहीं होता है। मालदीव अदन की खाड़ी, हॉर्मुज जलसंधि और मलक्का जलसंधि सहित प्रमुख हिंद महासागर के चेक पॉइंट्स के बीच एक सामरिक लिंक के रूप में कार्य करता है और 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। इंडिया मलेशिया जो है भारत और मलेशिया अगला है मलेशिया और इंडिया के बारे में। तो
अन्य मुद्राओं के साथ-साथ भारतीय रुपए में व्यापार सौदे का निपटान करने पर सहमत हुए हैं और मलय संबंध में राजनयिक संबंध 1957 के सर्वप्रथम राजनयिक संबंध फेडरेशन ऑफ मलाया पूर्ववर्ती मलेशिया राज्य के साथ स्थापित किए गए थे और 2015 में दोनों देशों के बीच एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई थी। व्यापार में 2010 में भारत और मलेशिया ने एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इंडोनेशिया, थाईलैंड के अतिरिक्त मलेशिया भारत को पाम तेल निर्यात करने वाला प्रमुख देश है। दोनों देशों के बीच हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। मलेशिया के बारे में मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर है। सीमावर्ती देश है थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ब्रुनेई है। मलेशिया में दो गैर सन्निहित क्षेत्र शामिल हैं। प्रायद्वीप मलेशिया, पश्चिमी मलेशिया पूर्व में दक्षिण चीन सागर की सीमा से लगे मलय प्रायद्वीप में स्थित है और पूर्वी मलेशिया बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। सीमावर्ती जल निकाय दक्षिण चीन सागर, मलक्का जलमंडल में सुलू सागर और सेलेब्स सागर से जुड़ा है। ओशियन देख सकते हैं सारे वहां पर। और अन्य संबंधित मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को 23 दिनों तक रहने के लिए वीजा फ्री एंट्री की अनुमति दी है। और भारत फिलीपींस के बारे में जाने तो भारत और फिलीपींस ने द्विपक्षीय सहयोग पर संयुक्त आयोग जेसीबीसी की 5वीं बैठक का आयोजन किया। इस आयोजन में दोनों देशों ने अपनी रक्षा साझेदारी का विस्तार का निर्णय लिया है। भारत फिलिस्तीन संबंध मुख्य तथ्य हैं। 1949 में स्थापित हुआ था। ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध देखेंगे तो फिलीपींस की स्थानीय भाषा तागालोग में संस्कृत भाषा के कई शब्द मौजूद हैं। लगुना ताम्र अभिलेख फिलीपींस में खोजी गई सबसे पुरानी अभिलेखीय कृति है जो पल्लव युगीन लिपि से विकसित कावी लिपि में लिखी गई है। फिलीपींस की प्रचलित महारादिया लावड़ भारतीय महाकाव्य रामायण का स्थानीय संस्करण है। और अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए 2022 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। दोनों देशों की नौसेनाएं जल विज्ञान क्षेत्र में सहयोग करती हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और फिलीपींस दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के बीच दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है। जिस 7,000 से अधिक द्वीप हैं इसमें और ये द्वीप समूह में विभाजित है। लुजोन देश का सबसे बड़ा द्वीप है। विसायस और मिंडानाओ या फिलीपींस सागर, सेलेब सागर और थुलू सागर और दक्षिण चीन सागर से घिरा है। तो यहाँ पर फिलीपींस है। सऊदी अरब सऊदी इंडिया सऊदी अरबिया तो हाल ही में प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर सम्मेलन के स्तर पर बैठक की अध्यक्षता की है। और भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। भारत एक ऐसा चौथा देश है जिसके पास रियाद ने इस तरह की साझेदारी की है, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन के बाद। और भारत उद्देश्य क्या है? भारत सऊदी अरब संबंध को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय परिषद की स्थापना। एसपीसी को दो मुख्य स्तंभ है, एक राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग समिति और अर्थव्यवस्था में निवेश समिति है। भारत सऊदी अरब संबंध मुख्य प्रमुख तथ्य हैं। राजनयिक संबंध दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध 1947 के शुरू दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाते हुए 2010 में रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया है। व्यापार की बात करें तो भारत और सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। भारत की सऊदी अरब के साथ व्यापार घाटे की स्थिति है। ऊर्जा सुरक्षा वित्त वर्ष 2023 में सऊदी अरब भारत के किस लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आपूर्ति का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय प्रवासी सऊदी अरब में 2.4 मिलियन से अधिक प्रवासी भारतीय कार्यरत हैं। सांस्कृतिक जुड़ाव सऊदी अरब मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहर स्थित है जो वार्षिक हज और उमरा जैसी तीर्थयात्रियों के लिए मौजूद है। संयुक्त नौसेना अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी बहुपक्षीय सहयोग दोनों देश संयुक्त राष्ट्र भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC प्रस्तावित है। हिंद महासागर रिंग एसोसिएशन जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं। देश के बारे में सऊदी अरब राजधानी रियाद है और जॉर्डन, इराक और कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान तथा यमन है इसकी बॉर्डर का सीमाएं। और जलीय सीमा है लाल सागर, अकाबा की खाड़ी और फारस की खाड़ी। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है यह देश अरब प्रायद्वीप के लगभग 80% भूभाग पर फैला हुआ है। अरब प्रायद्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र रूब अल खाली मौजूद है। यहाँ पर इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी के किनारे प्रचुर तेल क्षेत्र है। ये देखते सऊदी अरब, यह है जॉर्डन, इराक, कुवैत, ईरान, ये है कतर, यूएई, ओमान, येमेन, इरिट्रिया, सूडान और इजिप्ट। भारत संयुक्त अरब अमीरात इंडिया यूएई भारत संयुक्त अरब अमीरात में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को 1 साल पूरा हो गया और साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात के द्विपक्षीय निवेश संधि को मंजूरी दे दी है।
तो भारत संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जाने तो 1 मई 2022 को सीईपीए लागू हुआ है। ये पारंपरिक मुक्त व्यापार समझौता केवल वस्तुओं व्यापार पर केंद्रित होता है। वहीं सीईपीए सेवा, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार, सरकारी खरीद विवाद जैसे कई क्षेत्रीय समग्र कवरेज के कारण अधिक व्यापक और महत्वाकांक्षी है। इसके अतिरिक्त आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत यूएई परिषद गठित की गई थी। भारत ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ सीईपीए समझौते किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात और द्विपक्षीय निवेश संधि बीआईटी संधि का उद्देश्य भारत में विदेशी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए निवेशकों के विश्वास में वृद्धि करना है। यूएई के साथ मौजूदा द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौता सितंबर 2024 समाप्त हो जाएगा। बीआईटी एक देश के नागरिकों, कंपनियों द्वारा दूसरे के लिए किए गए निवेश की सुरक्षा के लिए एक पारस्परिक समझौता है। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद 2015 तक भारत ने 83 देशों के साथ बीआईटी पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों के साथ बीआईटी 1993 के मॉडल बीआईटी टेस्ट के आधार पर की गई है। संबंधों में हालिया प्रगति। भारत संयुक्त अरब अमीरात ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के फ्रेमवर्क की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूएई के इंटरेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने पर सहमत हुए हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड अल इत्तेहाद पेमेंट्स ने संयुक्त अरब अमीरात से जीसीएस के कार्यान्वयन के लिए एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत संयुक्त अरब अमीरात ने रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में एक आईआईटी परिसर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी दिल्ली तंजानिया के बाद विदेश में स्थित दूसरा आईआईटी परिसर होगा। भारत संयुक्त अरब अमीरात का मुख्य तथ्य क्या है? यूएई 2022-23 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। साथ ही यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश है। भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार घाटा है और रक्षा और सुरक्षा संबंधी सहयोग के डेजर्ट ईगल जैसे नियमित सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। डायस्पोरा भारत ने उच्च विश्लेषण भेजने वाले भारतीय प्रवासी की सबसे अधिक संख्या संयुक्त अरब अमीरात में है। I2U2 समूह में यूएई भी प्रस्तावित एमैक का एक हिस्सा है। अंतरिक्ष सहयोग मिशनों ने संयुक्त अरब अमीरात का पहला नैनो उपग्रह नाइफ 1 लॉन्च किया है। संबंधित विकास संयुक्त समुद्री बल। तो संयुक्त अरब अमीरात ने सीएमएफ भागीदारों को स्वयं अलग कर लिया है। सीएमएफ एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी भारत भी इसका सदस्य। इसका मुख्यालय बहरीन में स्थित है। इसके प्रमुख उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार और समुद्री डकैत को रोकना, समग्र समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना आदि है। सीएमएफ की कमान अमेरिका नौसेना के वाइस एडमिरल के पास है। मुख्यालय बहरीन है। देश के बारे में जाने। संयुक्त अरब अमीरात राजधानी आबू धाबी है और स्थलीय सीमाएं सऊदी अरब और तथा ओमान है और जलीय सीमाएं फारस की खाड़ी है, होर्मुज जलमंडल मध्य है, ओमान की खाड़ी है। संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरातों का संघ है और 7 अमीरात हैं: आबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, रास अल खमान और फुजैरा। दुनिया के कुछ सबसे बड़े रेत के टीले अरादा के पूर्व लीवा में नखलिस्तान में स्थित हैं। अबू धाबी के पूर्व में अल एन महत्वपूर्ण उद्यान है। अगला है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध। तो भारत के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तीसरी राजकीय यात्रा की। ध्यातव्य कि इससे पूर्व 2 राजकीय यात्राएं 1969 और 2009 में हुई थी। तो यात्रा के प्रमुख परिणामों में से एक है, नजर डालेंगे व्यापार। दोनों देशों के बीच इंटर एजेंसी के नेतृत्व में रणनीतिक व्यापार वार्ता शुरू की गई है। सेमीकंडक्टर का आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी के संबंधी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है और भारत ने 6G और यूएस नेक्स्ट जी अलायंस के सह नेतृत्व में सार्वजनिक निजी संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया है और ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क सिस्टम का विकास करना और उसे उपयोग में लाना भी इसका लक्ष्य है। क्वांटम प्रौद्योगिकी की इंडो यूएस क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना की गई है। अनुसंधान नवाचार में इनोवेशन हैंडशेक किया गया है और आईसीईटी को जनवरी 2023 में शुरू किया जाएगा, मतलब प्रौद्योगिकी बाहर। इसका उद्देश्य दोनों देशों कंपनियों और अकादमिक संस्थाओं के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग और सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को सशक्त व्यापक बनाना है और स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी अमेरिका भारत नई
उभरती नवीकरणीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी एक्शन प्लेटफॉर्म है। क्रिएटिव मिनरल आपूर्ति श्रृंखला भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी का सदस्य बना है। एमएसपी वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारी पूर्वक क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति श्रृंखला में सार्वजनिक निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 13 देशों या यूरोपीय संघ की एक साझेदारी है। एमएसपी भागीदारी में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, नॉर्वे, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। वाणिज्यिक दूतावास भारत में बेंगलुरु, अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। भारत भी सिएटल में अपने नए वाणिज्यिक दूतावास का संचालन करेगा। शीघ्र ही अमेरिका में 2 और वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे। भारत अमेरिका संबंध के मुख्य तथ्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की स्थापना 2005 में की गई थी। दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार 128.5 अरब डॉलर है। भारत व्यापार अधिशेष 1959 अरब डॉलर है। रूस लगभग 45%, फ्रांस जो है 30% और अमेरिका जो है 11%। भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति करता है। दोनों देशों के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार इम्पैक्ट जैसे सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। भारत के साथ हस्ताक्षरित प्रमुख रक्षा समझौते इस प्रकार हैं, जैसे लिमोया है, लेजिस्लेटिव एक्सचेंज मेमोरियल ऑफ एग्रीमेंट 2016 का, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है कॉमकेसा 2018 का, इंडस्ट्री सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019 का, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट 2020 का है। डायस्पोरा है, मैक्सिकन लोगों के बाद भारतीय प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। और सुर्खियों में है निवेश प्रोत्साहन समझौता, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौता 1997 में भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते पर स्थान लेगा। अन्य संबंधित शब्दावली है, जैसे ऑफशोरिंग एंड रीशोरिंग। तो ऑफशोरिंग में क्या होता है, कंपनियों द्वारा अपनी लागत को कम करने के लिए विनिर्माण गतिविधियों को सस्ते श्रम वाले देशों को स्थानांतरित करना ऑफशोरिंग होता है। कंपनी द्वारा उत्पादन गतिविधियों को मूल देश से वापस लाना रीशोरिंग कहलाता है। देश के बारे में जानेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका राजधानी वाशिंगटन डीसी है। असली सीमा इसकी एक दूसरे की सीमा साझा अमेरिका में एक दूसरे से सीमा साझा करने वाले 48 राज्य और अलास्का और हवाई द्वीप शामिल हैं। ये राज्य कनाडा, मैक्सिको से घिरे हुए हैं। जलीय सीमाएं अटलांटिक महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, मैक्सिको खाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये यूनाइटेड स्टेट का भाग है, ये अलास्का। और संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला शीर्ष देश में क्रमशः रूस, कनाडा, चीन है। और संयुक्त अरब अमीरात में 5 ग्रेट लेक्स सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन, लेक ईरी और ओंटारियो है। अगला है इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन। तो यूएस इंडिया डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम की शुरुआत की गई है और इंडस यक्स दोनों देशों के उद्योगों के बीच संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार को सुगम बनाएगा। साथ ही ये उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी सह उत्पादन की सुविधा भी प्रदान करेगा। GEF-414 जेट इंजन के सह उत्पादन के लिए समझौता हुआ है और ये एक टर्बो फैन इंजन है। इसका उपयोग अमेरिकी नौसेना ने 30 से अधिक वर्षों के लिए किया जा रहा है। तो अगला देखेंगे रक्षा उद्योगों में सहयोग के रोडमैप पर मुख्य विशेषताएं हैं। आपूर्ति की सुरक्षा व्यवस्था, पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते पर चर्चा हुई है और ये सब चीजें हैं जो। अगला है भारत अमेरिका के अंतरिक्ष संबंध, जिसमें नासा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो भारतीय अंतरिक्षों को एडवांस प्रशिक्षण प्रदान करेगा और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त प्रयास करना है। भारत में अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस आर्काइड्स पर 27वें सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किया जाएगा। गेटवे आर्मेंटिस अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नासा के नेतृत्व वाला एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय चंद्र कक्षीय स्टेशन है। आर्टेमिस समझौते के हस्ताक्षर हैं एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें सिंगापुर, बहरीन, भारत, इजराइल, साउथ कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सऊदी अरब है। नॉर्थ अमेरिका से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका है, मैक्सिको है। साउथ अमेरिका से ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर है और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। और यूरोप से फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, यूक्रेन, इटली, रोमानिया, यूनाइटेड किंगडम, चेक रिपब्लिक और लग्जमबर्ग है।
वर्ष 2020 में नासा ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय की मदद से आर्टेमिस आर्काइड्स की शुरुआत की थी और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष, चंद्रमा, मंगल ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, सैन्य अन्वेषण एवं उपयोग को संचालित करने के लिए सामान्य सिद्धांत निर्धारित करे गए। समझौते का हस्ताक्षर देश निम्नलिखित हेतु प्रतिबद्ध है: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीतियों और उनकी गतिविधियों से उत्पन्न वैज्ञानिक जानकारी को साझा करना है। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 के अनुरूप सरकार या एजेंसियों के बीच MOUs को कार्यान्वित करना है। ऐतिहासिक लैंडिंग स्थलों और आकाशीय पिंडों पर गतिविधि के साक्ष्य सहित बाह्य अंतरिक्ष धरोहर को संरक्षित करना है और कच्ची मलबे को कम करना है। साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि मिशन की समाप्ति पर अंतरिक्ष यान का निस्सारण सुरक्षित तरीके से इस समय हो। भारत कनाडा के बारे में जानेंगे तो हाल ही में कनाडा ने दावा किया है कि उसकी धरती पर खालिस्तान समर्थक एवं अलगाववादी नेता की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे। कनाडा की सरकार के इस दावे के कारण दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध में तनाव पैदा हुआ और कनाडा ने फाइव आइज अलायंस के बीच समझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर यह आरोप लगाया है। भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों को भी देश छोड़कर जाने को कहा है और कनाडा ने वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारत की इस कदम की आलोचना की है। भारत कनाडा संबंध मुख्य तथ्य है 1947 से स्थापित है। राजनयिक संबंध और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग है। भारत और कनाडा 2010 से सैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और दोनों देश ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का हिस्सा हैं। विश्व में भारतीय प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा कनाडा में निवास करता है। हिस्सा कनाडा की कुल आबादी का 3% से अधिक है। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के बारे में जाने तो खुफिया गठबंधन इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड शामिल है। कौन संयुक्त अरब अमीरात USA है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड है। और फाइव आइज की स्थापना जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1946 में ब्रिटिश US कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट के तहत हुई थी। बाद में यह BRUSA को यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के उद्देश्य है सिग्नल इंटेलिजेंस को साझा करना है। फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल में सदस्य देशों की गैर राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा संबंधी संस्थाएं शामिल होती हैं। राजनीतिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के बारे में जाने तो 1961 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह 1964 में लागू हुआ था। वियना कन्वेंशन स्वतंत्र एवं संप्रभु देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना, उन्हें बनाए रखने के लिए, समाप्त करने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करना है। इसके तहत अलग अलग कारणों के चलते राजनयिक मिशन को वापस बुलाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 11 एक मेजबान देशों को राजनयिक मिशन के आकार की तर्कसंगत सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। देश के बारे में कनाडा जो है राजधानी ओटावा है और संयुक्त अरब राज्य अमेरिका, ग्रीनलैंड और अमेरिका राज्य अलास्का और जलीय सीमा इसकी प्रशांत महासागर से और आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर से है। कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कनाडा के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा क्षेत्र कनाडाई शील्ड है। और ब्राजील की बात करें, इंडिया ब्राजील, तो वर्ष 2023 में ब्राजील और भारत के बीच कूटनीतिक संबंधों में 75वीं वर्षगांठ IBS है। भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका मंच की 20वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। और भारत ब्राजील संबंधों में जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? राजनयिक संबंध 2006 से अपने राजनयिक संबंधों को राजनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है। और भारत मार्कोसूर तरजीही व्यापार समझौता ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे के क्षेत्रीय समूह से है। भारत का ब्राजील के साथ व्यापार अधिशेष है। रक्षा क्षेत्र में IB समर, यह भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका की नौसैनिक का संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास से। पर्यावरण, दोनों देश ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के संस्थापक सदस्य हैं। दोनों देश ब्रिक्स, IBSA, G20, UN, WTO जैसे मंचों का सहयोग करते हैं। IBSA के मंच के बारे में जाने तो उत्पत्ति 2003 में औपचारिक रूप से देकर इसका नाम IBSA डायलॉग फोरम पर रख दिया गया है। इसमें ब्राजीलिया घोषणा पत्र जारी किया था। IBSA के बारे में जाने तो त्रिपक्षीय मंच है। इसमें 3 अलग अलग महाद्वीप से ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे 3 बड़े लोकतांत्रिक देश शामिल है। इस मंच साझा चुनौतियों का सामना करने वाले 3 प्रमुख देशों को एक साथ लाता है। IBSA को मुख्यालय स्थायी कार्यरत सचिवालय नहीं है। भागीदार देशों में 2004 में संयुक्त रूप से IBSA फंड स्थापित किया गया है। इस उद्देश्य गरीबी, भुखमरी को समाप्त करने के लिए रिपब्लिकेबल, स्केलेबल और परियोजनाओं की पहचान करना और उन्हें विकासशील देशों में लागू करना है। ये रिपब्लिकेबल का अर्थ है फिर से समान प्रभाव के साथ लागू करने योग्य परियोजना। भारत 2021 में डेमोक्रेसी फॉर डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट थीम के तहत IBSA का अध्यक्ष था। ब्राजील 2023 में मंच की अध्यक्षता मिली थी। यह रहा ब्राजील, ठीक है। और ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है और ये चिली और इक्वाडोर को छोड़कर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों के साथ सीमा साझा करती है। और
और ये उरुग्वे, अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलिविया, पेरू और कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना सबसे ये सीमा साझा करती है। और ये जलीय सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राजील में अमेज़न नदी बेसिन का अधिकांश भाग आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजरती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात करें अ, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अधिकृत आर्थिक परिचालकों की पारस्परिक मान्यता व्यवस्था को मंजूरी दी है। और ये क्या है पारस्परिक मान्यता व्यवस्था के बारे में जाने तो ये आर्थिक परिचालकों की एमआरए का उद्देश्य सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा वस्तुओं की क्लियरेंस में दोनों देशों के निर्यातकों को पारस्परिक लाभ प्रदान करना है। भारतीय सीमा शुल्क ने दक्षिण कोरिया और हांगकांग के सीमा शुल्क प्रशासन के साथ एमआरएएस पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और ताइवान के साथ ये जो है एमएआरएस जो है संपन्न होने के अंतिम चरण में। एईओ के बारे में जाने ये कार्यक्रम सीमा शुल्क संगठन डब्ल्यूसीओ के मानकों के सेफ फ्रेमवर्क के तत्वाधीन एक स्वैच्छिक पालन कार्यक्रम है। और सेफ का उद्देश्य है वैश्विक व्यापार को सुरक्षित और सुगम बनाना। और भारत का एईओ कार्यक्रम विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ व्यापार सुविधा समझौते टीएफए के अनुच्छेद 7.7 के तहत लागू प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भी है। यह अनुच्छेद आयात निर्यात पारागमन और औपचारिकताओं से संबंध अतिरिक्त व्यापार सुगमता उपायों में संबंधित है। डब्ल्यूसीओ फ्रेमवर्क के बारे में जाने 2005 में परिषद ने अपनाया था। और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा को मजबूत करना और वैश्विक वस्तुओं का आवाजाही को सुरक्षित सुविधाजनक बनाना है। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध का मुख्य तथ्य है व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर 2023 में हस्ताक्षर हुआ था। भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार घाटा है। और ऊर्जा सहयोग 2014 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ, गठबंधन में शामिल हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। रक्षा 2+2 रक्षा और विदेशी मंत्रियों के वार्ता सैन्य अभ्यास एक्सीडेंटल मिलन पिच ब्लैक अस्ट्रा हिंद एक्स टैलिस्मैन सेबर काकाड़ू मालाबार आदि है। और शिक्षा में डिकीन यूनिवर्सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कैंपस खोलने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी होगी। हाल में दोनों देशों ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य छात्रों, स्नातकों, शोधकर्ताओं और व्यापारियों के दो तरफा आवाजाही को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त सभी आवाजाही को मैट्स नामक कौशल आधारित नए विकल्प के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा। मैट्स को विशेष रूप से भारत के लिए तैयार किया जा रहा है। मैट्स मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटिंग अर्ली प्रोफेशनल स्किल्स है स्कीम है। और प्रवासी भारतीय डायस्पोरा इंग्लैंड के बाद भारतीय प्रवासियों का दूसरा सबसे बड़ा समूह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा है। जलीय सीमा प्रशांत सागर से है और महत्वपूर्ण या दक्षिण गोलार्ध सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा देश में से एक है। और उसके बाद है भारत दक्षिण कोरिया, इंडिया साउथ कोरिया द रिलेशन। 2023 में भारत और दक्षिण कोरिया अपने राजनयिक संबंधों को 50वीं वर्षगांठ मनाई। भारत दक्षिण कोरिया के संबंधों के बारे में जानते हैं तो सैम गुक यूसा अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्न ने कोरिया के राजा किम सोरो से शादी की थी। और 723 से 729 ईस्वी तक बौद्ध भिक्षु होचो ने भारत की यात्रा की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1929 में लैंप ऑफ ईस्ट नामक एक कविता की रचना की जिसमें कोरिया के समृद्ध इतिहास और उसके उज्जवल भविष्य की व्याख्या की थी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध औपचारिक रूप से 1973 से स्थापित हुए हैं। 2015 में विशेष सामरिक भागीदारी में अपग्रेडेड किया गया है। भारत दक्षिण कोरिया का साथ व्यापार घाटा है और भारत दक्षिण कोरिया वर्ष 2009 से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा के हस्ताक्षर करता है। सेपा एक सुचारू कार्यान्वयन के लिए हाल ही में दक्षिण भारत और कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया गया है। दोनों देश के बीच रक्षा भागीदारी अब संयुक्त अनुसंधान एवं उत्पादन के क्षेत्र का विस्तारित हो गई। K9 वज्र आर्टिलर गन का विकास। इसके बाद 2019 में रक्षा नीति वार्ता को 2+2 यानी विदेश रक्षा स्तर की मंत्री स्तरीय बैठक में अपग्रेड किया गया था। सांस्कृतिक संबंध दक्षिण कोरिया में भारत के सारंग महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। अगला है एक दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल है। दक्षिण सीमा उत्तर कोरिया है। जापान सागर और पूर्वी चीन सागर और पीला सागर दक्षिण कोरिया में अलमंड जो इसे जापानी द्वीप सोलो सीमा से अलग करती है। ये है आपका नॉर्थ कोरिया, ये है आपका साउथ कोरिया।
और इंडिया फ्रांस के बारे में जाने तो हाल ही में फ्रांस रणनीतिक साझेदारी 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उपलक्ष्य में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें भारत फ्रांस ने होराइजन 2047 फ्रेमवर्क शुरू किया है। ये किसके बारे में जाने तो यह जो होराइजन फ्रेमवर्क है दक्ष परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने और 5 वर्ष का सेगेन वीजा जैसे विषय पर शामिल है। तो मार्सिले में भारत का महावाणिज्य दूतावास हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस खोलने की घोषणा की गई है। फ्रांस संचालित शहरों पर भारतीय कार्यक्रम के दूसरे चरण का समर्थन करेगा। जर्मनी, यूरोप संघ संयुक्त रूप से वित्त पोषित करेंगे। भारत फ्रांस के बारे में जाने 1947 में स्थापित है कूटनीतिक संबंध। अब भारत के लिए रक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। P-75 स्कॉर्पियन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और राफेल विमान इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। दोनों देशों के बीच विविध संयुक्त रक्षा अभ्यासों जैसे वरुण जो नौसेना है, गरुड़ वायुसेना है और शक्ति थल सेना है और आयोजन किया जाता है। व्यापार फ्रांस एवं यूरोप में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आधारित सेवाओं की शुरुआत किया गया है। पर्यावरण से एक अंतर्राष्ट्रीय आईएसए की शुरुआत की गई है। भारत प्रवासी डायस्पोरा में प्रवासी नागरिक कार्ड अब रियूनियन द्वीप जैसे हिंद महासागर, मेडागास्कर के पूर्व में स्थित जारी किए जा रहे हैं। असैन्य परमाणु सहयोग 2008 में सैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अंतरिक्ष सहयोग में फ्रांस भारत के गगनयान के लिए प्रशिक्षण परियोजना में सहयोग कर रहा है और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन करता है। फ्रांस ने निम्नलिखित संस्थाओं में भारत को शामिल करवाने में सहायता की है और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, वासेनर व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह इसमें सब सहयोग कर रहा है। और है फ्रांस की राजधानी पेरिस है और असली सीमा जर्मनी और बेल्जियम और स्पेन, आल्प्स, स्विट्जरलैंड से लगती है। जलीसी में अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर से फ्रांस में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोंट ब्लॉक स्थित है। और भारत यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में भारत यूनाइटेड किंगडम थ्रू +2 विदेश रक्षा वार्ता आयोजित की गई। भारत यूनाइटेड किंगडम में भी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा समीक्षा करने के लिए 2+2 तंत्र अपनाया गया। भारत यूनाइटेड किंगडम संबंध मुख्य तथ्य है। राजनयिक संबंध इंडिया यूनाइटेड किंगडम रोड मैप 2030 स्वास्थ्य, जलवायु, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। इसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन के समर्थन, विशेषज्ञता, निवेश का लाभ उठाना है। भारत यूनाइटेड किंगडम ने 2015 में रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच कई संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे अजेय वॉरियर, कोंकण अभ्यास और कोबरा वॉरियर और आदि की आयोजन किया जाता है। जलवायु पर्यावरण में देखेंगे इंडिया यूनाइटेड किंगडम ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के माध्यम से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र में संस्थागत निवेश जुटाया जा रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन और आपदा प्रतिरोध और संरचना के लिए गठबंधन में भी सहयोग करता है। प्रवासी यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी का 3.1% है। भारत यूनाइटेड किंगडम दोनों देशों के बीच कामकाजी पेशेवर की आसान आवाजाही के प्रवासन गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनाइटेड किंगडम राजधानी लंदन है और असली सीमाएं आयरलैंड से है और जलीय सीमाएं इंग्लिश चैनल से, उत्तरी सागर से, आयरिश सागर और अटलांटिक सागर से है। और तथ्य यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड शामिल है। ग्रीनविच मेडिटेरेनियन यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरती है। और है भारत इजिप्ट, तो ये 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने मिस्र की पहली राजकीय की यात्रा की है। तो दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। और प्रधानमंत्री ने काहिरा में अवस्थित अल हकीम मस्जिद का दौरा किया और 11वीं सदी की यह मस्जिद दावरी बोहरा समुदाय के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल से है। भू राजनीतिक मिस्र विकासशील देशों वाले कई बहुपक्षीय मंचों जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन G77 का आदि का महत्वपूर्ण सदस्य है। भू सामरिक मिस्र की अवस्थिति सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है जो इसे यूरोप, अफ्रीका, एशिया के बीच व्यापारिक मार्गों के केंद्र बनाती है। रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देना मिस्र भारत के रक्षा उपकरण खरीदने में रुचि रखता है और इनमें हल्के लड़ाकू विमान, तेजस आकाश मिसाइल आदि शामिल है। ऊर्जा सुरक्षा मिस्र कच्चे तेल और गैस का निर्यातक देश है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और असली सीमाएं है लीबिया, गाजा पट्टी, सूडान, एशियाई सनाई प्रायद्वीप से है।
अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय घटनाएं, अदर इम्पोर्टेंट बायलैटरल डेवलपमेंट में भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी है। भारत डेनमार्क 2020 में हस्ताक्षर किए हैं। जीएसपी की प्रगति की समीक्षा की गई है। अगला अगला न्यूज है रणनीतिक जल भागीदारी, स्ट्रेटेजिक वाटर पार्टनरशिप। तो भारत के जल शक्ति मंत्रालय, नीदरलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर मैनेजमेंट ने रणनीतिक जल भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह डब्ल्यूपी निम्नलिखित उद्देश्य है: भारत में संधारणीय जल कार्यक्रम में डच विशेषज्ञता का लाभ उठाना, यही सब है। और नेक्स्ट न्यूज है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, नेबरहुड फर्स्ट नीति। तो हाल ही में विश्लेषण से पता चलता है कि महामारी के बाद भारत अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ व्यापार कम हो गया और यह भारत के कुल व्यापार का 3% भी कम हो गया है। विगत 10 वर्षों में सबसे कम हुआ है। इस विश्लेषण के मुख्य बिंदु एक है 2021-22 में देश में भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बांग्लादेश था। इसके बाद नेपाल, श्रीलंका का स्थान आता है। तुलनात्मक रूप से देशों के साथ चीन का कुल व्यापार भारत की तुलना में 65% अधिक रहा है, जबकि भारत बहुत कम प्रशुल्क आरोपित करता है। सीमित व्यापार के कारण इस क्षेत्र के साथ व्यापार का पैरा टैरिफ, बोझिल नियम, खराब बुनियादी ढांचे, उच्च लॉजिस्टिक लागत, अनौपचारिक व्यापार, गैर टैरिफ बाधाओं आदि के कारण बाधित होता है। कोविड-19 महामारी तथा श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों में हालिया आर्थिक संकट के कारण भी प्रभावित हुआ है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के बारे में जाना तो यह नीति में पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इसका आधार पड़ोसी देशों के साथ परस्पर परामर्श और गैर पारस्परिक परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाना है। इसमें बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सम्मान, संवाद, रिस्पेक्ट, डायलॉग, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चर के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो भारत में चीन एवं रोड इनिशिएटिव की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसके अलावा चीन ने मनाई है। हाल ही में इटली ने BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है। BRI में शामिल होने वाला एकमात्र G7 राष्ट्र था। सिल्क रोड इनिशिएटिव यहाँ देख सकते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के नेतृत्व में विकास एक विशाल संरचना प्रोजेक्ट है जिसे 2013 में शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत भूमि समुद्री रूट नेटवर्क के माध्यम से एशिया की अफ्रीका तथा आगे यूरोप से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा, व्यापार में बढ़ोतरी करना, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना। 2015 में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे BRI के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। संरचना परियोजनाओं से संबंधित एक 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। गलियारा चीन के उत्तर पश्चिम शिनजियांग, उइगर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह को जोड़ता है। भारत ने इस गलियारे के निर्माण पर आपत्ति प्रकट की है क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। BRI की प्रतिक्रिया में शुरू कई पहले हैं, जैसे G7 देशों में पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पहल लॉन्च की गई है। PGII बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल का संशोधन संस्करण है। ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव या दुनिया पर बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा 3000 बिलियन यूरो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जुटाने के विश्व व्यापी रणनीति है। भारत द्वारा शुरू की गई पहले हैं। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन में भारत पूर्व मध्य यूरोप आर्थिक गलियारा पहल शुरू की गई है। भारत को मध्य पूर्व और रूस से जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC परियोजना पर कार्य चल रहा है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या देखेंगे मुंबई से लेके पूरा इस तरह से होके गया है। तो ये लगभग 7200 किलोमीटर का एक मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है। इसका विस्तार पहली बार 2000 में रूस, भारत और ईरान ने प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देना है। INSTC में सर्वप्रथम हिंद महासागर, भारत की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से जोड़ता है। इसके आगे रूस के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तरी यूरोप से जुड़े हैं। वर्तमान में इसके 13 मेंबर हैं: भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, बेलारूस, तुर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन, सीरिया। भारत के INSTC का महत्व क्या है? भारत और रूस के बीच वस्तुओं और परिवहन की लागत को 30% कम करेगा। यह भारत और रूस के बीच परिवहन में लगने वाले समय को भी कम करेगा। यह भारत और रूस में बीच ढुलाई की लागत 30% कम करेगा और ट्रांजिट टाइम 40 दिनों की तुलना में 25 दिनों में कम करेगा। और ये गलियारा भारत को मध्य एशिया और उसके आगे सुगम पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। वर्तमान व्यापारिक साझेदारी पर निर्भरता कम करेगा। आपूर्ति श्रृंखलाओं के भीड़ से व्यवस्थित होने के संभव है। वैसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। ये भारत के लिए ऊर्जा संपन्न मध्य एशिया, आर्कटिक, नार्डिक और बाल्टिक क्षेत्र तक पहुंच के लिए हेतु गलियारे का काम करेगा। नॉर्दर्न सी रूट के बारे में जाने। उत्तरी समुद्री सागर के
समुद्री मार्ग के विकसित करने के लिए भारत के साथ वार्ता कर रहा है और एनएसआर आर्कटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिम भागों को जोड़ता है। पूर्वोत्तर जलमार्ग भी कहा जाता है। साथ ही ये रूस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर स्थित है। ये है और ये 5,600 किलोमीटर लंबा समुद्री मार्ग है। बारंट सागर के बीच एक की सीमा से शुरू होता है, बेरिंग जलमंडल मध्य में समाप्त होता है। इसमें आर्कटिक महासागर के 4 सागर आते हैं, कारा, लाप्तेव, पूर्वी साइबेरिया सागर और चुकोची सागर। ये रूप और एशिया प्रशांत क्षेत्र के बीच सबसे छोटा पोत परिवहन है। एनएसआर लंबाई स्वेज नहर की से होकर जाने वाली पारंपरिक जलमार्ग की लंबाई से लगभग 1/3 कम है। उत्तरी समुद्री मार्ग में भारत की भागीदारी है। भारत और रूस के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा परियोजना एनएसआर होकर एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पारागमन रूट है। इसी समुद्री मार्ग को ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। सीबीएमसी का रूट जापान सागर, दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलसंधि से होकर गुजरता है। इसराइल हमास वार हमास मिलिटेंट ग्रुप ने ऑपरेशन तूफान अलास्का के तहत इजराइल पर अचानक एक बड़ा हमला किया। इजराइल ने इस हमले के प्रतिशोध में ऑपरेशन आयरन स्वायर्ड्स के तहत फिलिस्तीन आतंकवादी समूह के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में जुड़ी सब घटनाएं क्या है? ब्रिटेन द्वारा जारी किया गया बाल्फोर घोषणा पत्र 1917। इसका उद्देश्य फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय गृह स्थापित करना था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक अलग यहूदी और अरब स्टेट में विभाजित करने का संकल्प पारित किया था। इस संकल्प को अरब देशों ने खारिज कर दिया था। हालांकि 1948 में इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ था। 1956 द्वारा अरब इजराइल युद्ध सुएज युद्ध में एक तरफ इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं थी तो दूसरी तरफ मिस्र और उसकी सहयोगी देशों की सेनाएं थी। इस युद्ध के कारण मध्य पूर्व में ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रभाव को धक्का पहुंचा और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। 1967 में तीसरा अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल के मिस्र में के सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी, जॉर्डन के वेस्ट बैंक एंड पूर्वी यरूशलेम तथा सीरिया के गोलन हाइट्स का अधिकार कर लिया। 1973 में योम किप्पुर युद्ध चला और 1987 में हमास या इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट की स्थापना 1987 में हुई और गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम का इजराइल के कब्जे का विरोध करने के लिए शुरू हुए पहले इंतिफादा परिणाम स्वरूप शुरू हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, इजराइल आदि ने हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। 1994 में ऑस्लो समझौते के तहत फिलिस्तीन अथॉरिटी की स्थापना की गई थी और इसे गाजा और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में सीमित स्वशासन के लिए एक अंतरिम निकाय के रूप में गठित किया गया था। इसे तब तक कार्य करना था जब तक इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर आपसी सहमतिपूर्ण समाधान नहीं हो जाए। ओस्लो समझौते के फिलिस्तीन मुक्ति संगठन और इजराइल सरकार के बीच हुआ था। इस समझौते में लक्ष्य 2 स्टेट समाधान को अमल में लाकर 10 संघर्षों को समाप्त करना था। इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता कैंप डेविड समझौता 1978 समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में मिस्र और इजराइल के बीच हुआ था। इस समझौते में दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक शांति संधि को संपन्न हुआ था। जॉर्डन इजराइल संधि जो 1994 में हुई थी। इस संधि के बाद जॉर्डन इजराइल के साथ शांति स्थापित करने वाला दूसरा अरब देश बन गया। अरब शांति पहल इस पहल को सऊदी अरब ने प्रस्तावित किया था। इसमें इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने की पेशकश की गई, जिसके लिए इजराइल को फिलिस्तीन स्टेटहुड समझौते पर हस्ताक्षर करने में 1967 में उसके द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों में पूरी तरह से हटना था। अब्राहम समझौता 2020 में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्यस्थता की थी। बाद में सूडान, बहरीन और मोरक्को भी समझौते में शामिल हो गए। हालांकि सूडान का अभी इजराइल के साथ समझौता किया जाना बाकी है। यह समझौता 1994 में जॉर्डन के बाद इजराइल एवं किसी अरब देश के बीच संबंधों के पहली बार सामान्य होने का प्रतीक है। इस समझौते का अब्राहम समझौता इसलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व के 3 प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म का मूल संबंध पैगंबर अब्राहम से है। 1979 में मिस्र इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब राष्ट्र था। 1994 में जॉर्डन भी इजराइल के साथ शांति संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में केवल 5 अरब देश मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को की इजराइल के साथ राजनयिक संबंध है। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख। भारत लगातार 2 स्टेट समाधान का समर्थन करता रहा है और आरंभ में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के विभाजन की योजना इजराइल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया था। भारत 1950 में औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता दी थी और 1992 में इसके साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे।
2017 में भारत, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के मामले में डी हाइफनेशन नीति का पालन कर रहा है। नीति के तहत भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अलग-अलग स्वतंत्र संबंध स्थापित किए हैं। ऑपरेशन अजय भारत और इजराइल हमास के युद्ध के बीच वहां पर फंसे 18,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। योम कीपर वार, तो हाल ही में हमास ने चौथे अरब इजराइल युद्ध 1973 की 50वीं वर्षगांठ का इजराइल पर हमला किया। गौरतलब है कि चौथे अरब इजराइल युद्ध को योम किप्पुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। योम किप्पुर युद्ध के बारे में जाने तो अक्टूबर 1973 में मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब राष्ट्रों के गठबंधन की अवधियों के पवित्र दिन योम किप्पुर दिवस पर इजराइल पर एक आश्चर्यजनक एक संयुक्त हमला कर दिया गया था। युद्ध का उद्देश्य था 1967 में 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल द्वारा अधिकार कर लिए गए अपने अपने क्षेत्रों में फिर से प्राप्त करने की आशा किया गया था। महाशक्तियों की भागीदारी, अमेरिका ने इस युद्ध में इजराइल का समर्थन किया था और सोवियत संघ ने मिस्र व सीरिया का समर्थन किया था। इसके कारण परमाणु हथियारों में संपन्न विश्व के दो राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ गया था। युद्ध विराम, संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से युद्ध विराम लागू हुआ था। युद्ध के प्रमुख परिणाम इजराइल के गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया, मिस्र की निष्ठा का अमेरिका के प्रति स्थानांतरण, इजराइल की छवि को नुकसान और अमेरिका के खिलाफ तेल प्रतिबंध था। युद्ध के संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ ऑफ वार ऑन वार। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल ने गाजा पर युद्ध में संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। युद्ध संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में बात करें तो युद्ध में 2 स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून है। इसी कानूनों की उत्पत्ति न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत से हुई है। सिद्धांत के अनुसार मानव जीवन को हानि पहुंचाना गलत है, लेकिन नागरिकों के न्याय की रक्षा करना राष्ट्रों का कर्तव्य है। तो जूस एड बेलम, तो ये क्या है? ये कानून किसी देश के युद्ध में शामिल होने के वैध कारणों को परिभाषित करता है। इस कानून को का स्रोत 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर से लिया गया। अनुच्छेद 2 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के प्रयोग से रोकता है। अनुच्छेद 51 सशस्त्र हमला होने पर व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का अंतर्निहित अधिकार प्रदान करता है। जो सिल बेल्लो है, यह अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के रूप में जाना जाता है। यह कानून सशस्त्र संघर्ष के दौरान पालन किए जाने वाले नियम प्रदान करता है। इसके स्रोत है हेग कन्वेंशन तथा जिनेवा कन्वेंशन। इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल्स मिलते हैं। इसका उद्देश्य जीवन बचाना, उत्पीड़न को कम करना, सरकार के सैन्य बलों और राज्य सशस्त्र समूहों को दोनों को IHL का सम्मान करना जरूरी है। इस कानून का उल्लंघन करने पर युद्ध अपराध के लिए अभियोग चलाया जाता है। वर्ष 1998 की रोम समिति के तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी और 2002 में स्थापित किया गया था। इसे मामलों के लिए युद्ध अपराधों से निपटने का कार्य भी सौंपा गया। जिनेवा कन्वेंशन है रूस यूक्रेन वार, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूसी सैनिकों के पर जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। जिनेवा कन्वेंशन के बारे में जाने तो 4 संधि 1949 में औपचारिक रूप से दिया गया था। 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल में शामिल है। जिनेवा कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों सहित 196 देशों द्वारा समर्थन प्राप्त है। 3 प्रोटोकॉल्स का समर्थन है 174, 169, 179 देशों द्वारा किया गया। जिनेवा कन्वेंशन, इसमें क्या शामिल है? पहला कन्वेंशन, इसके तहत युद्ध के दौरान भूमि पर घायल बीमार सैनिकों की रक्षा का प्रावधान किया जाएगा। इसके दायरे चिकित्सा, धार्मिक कर्मी और मेडिकल यूनिट्स और मेडिकल ट्रांसपोर्ट भी है। दूसरा कन्वेंशन, इसके तहत युद्ध के दौरान समुद्र में घायल बीमार और जहाज दुर्घटना में घायल सैन्य कर्मियों की रक्षा का प्रावधान किया गया। तीसरे में युद्ध बंदियों पर लागू होगा और सुरक्षा एवं विस्तृत श्रृंखला शामिल है, मानवीय व्यवहार। और चौथा कन्वेंशन, अधिकृत क्षेत्र में सहित नागरिकों की रक्षा है। प्रोटोकॉल 1 और 2 के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों के बीच सुरक्षा प्रावधान करता है, साथ ही युद्ध लड़ने के तरीके में सीमाएं निर्धारित करता है। प्रोटोकॉल 3 है रेड क्रिस्टल के रूप में एक अतिरिक्त प्रतीक अपनाया गया है। रेड क्रॉस और रेड क्रिस्टल प्रतीक के साथ सामान अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। रूस यूक्रेन के युद्ध में संबंधित अन्य प्रमुख सुर्खियां क्या है? काला सागर अनाज समझौता। हाल ही में रूस ने अपने कृषि उत्पादों और उर्वरकों में निर्यात में परेशानी का सामना करने के आधार पर काला सागर अनाज समझौते को अलग हो गया है। काला सागर अनाज समझौता 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच संपन्न हुआ था। इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की में मध्यस्थता की थी। यह समझौता खाद्य कीमतों में वृद्धि को रोकने और दिशा में किया गया था। यह प्रयास है गौरतलब है कि यह वृद्धि काला सागर के प्रभावी रूप से अवरुद्ध होने तथा इसमें के फलस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने के कारण हुई थी। यह समझौता यूक्रेन के 3 प्रमुख बंदरगाहों अर्थात चार्नोमार्स्क, ओडेसा और याची प्यूडेनी से यूक्रेन निर्यात के लिए एक सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारे का प्रावधान करता है। यह समझौता शुरुआत में 120 दिनों की अवधि के लिए था। इससे बड़े
इसे बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प भी शामिल है, हालांकि अभी तक इसे 2 बार बढ़ाया गया है। स्कॉर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स। यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में रूस पर स्कॉर्च अर्थ रणनीति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। स्कॉर्च अर्थ रणनीति सैन्य रणनीति का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत ऊर्जा आपूर्ति पुलों, कृषि क्षेत्रों, सड़कों, रेल मार्गों आदि सहित शत्रु के लिए उपयोगी किसी भी समुद्री सुविधा आदि को नष्ट करना शामिल है। और रूस ने विद्युत जल आपूर्ति लाइनें सहित सिविल बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए मिसाइलें का इस्तेमाल किया। यह रणनीतिक युद्ध में बढ़त बनाए रखने की शत्रु के संसाधनों के समाप्त करने का प्रयास करती है, साथ ही उनका मनोबल भी तोड़ती है। इस रणनीति के तहत नागरिकों को हानि पहुंचाना 1977 के जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। भारत में छत्रपति शिवाजी की सेना स्कॉर्च अर्थ रणनीति के इस्तेमाल के लिए विख्यात थी। डर्टी बम। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है और डर्टी बम में रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम होता है। इसके विस्फोट के बाद हवा के जरिए रेडियोधर्मी सामग्री दूर दूर तक फैल जाती है। इस बम में अत्यधिक समर्थित रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि परमाणु बम में अत्यधिक समर्थित रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसलिए डर्टी बम को परमाणु बम की तुलना में बहुत सस्ते और तेजी से बनाया जा सकता है। तो आज तक के लिए इतना ही, करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।